और इंडो पैसिफिक देशों के इंडस्ट्री लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार, गुटन टाग। साथियों, आज का दिन बहुत विशेष है। मेरे मित्र चांसलर शोल्ज चौथी बार भारत आए। दूसरी तरफ हमारी नौसेना साथ में अभ्यास कर रही है। गोवा में जर्मन नेवल शिप्स पोर्ट कॉल पर है और अब से थोड़ी ही देर में भारत और जर्मनी के बीच 7वें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का भी आयोजन होना है। यानी हर कदम, हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। साथियों, ये साल भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। हमने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का एक रोड मैप बनाया है। मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। विश्व की 2 सशक्त डेमोक्रेसीज, विश्व की 2 लीडिंग इकोनॉमीज साथ मिलकर कैसे फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बन सकती हैं। फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में उसका ब्लूप्रिंट है। इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को होलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ाने की अप्रोच और कमिटमेंट साफ दिखता है। खास तौर पर भारत की स्किल्ड मैन पावर पर जर्मनी ने जो भरोसा जताया है वो अद्भुत है। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। साथियों, हमारी आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है। आज एक तरफ सैकड़ों जर्मन कंपनियां भारत में हैं, तो वहीं भारतीय कंपनियां भी तेजी से जर्मनी में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। भारत ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बन रहा है। ऐसे में आपके लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का ये सबसे उपयुक्त समय है। साथियों, ईयू और एशिया पैसिफिक क्षेत्र के बीच संबंध मजबूत करने में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण रोल रहा है। लेकिन मैं इस मंच को सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सीमित दायरे में ही नहीं देखता। मैं इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के बेहतर भविष्य की साझेदारी के रूप में देखता हूं। दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन, हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है। इनके बिना
कोई भी देश, कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता। इंडो पैसिफिक रीजन तो दुनिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल ग्रोथ हो, पॉपुलेशन हो, स्किल्स हो, इस रीजन का कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल दोनों बहुत व्यापक है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का महत्व और भी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, भारत की जनता एक स्टेबल पॉलिटी और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी इकोसिस्टम को बहुत महत्व देती है। यही वजह है कि 60 साल बाद एक सरकार को लगातार थर्ड टर्म मिला है। भारत की जनता का ये ट्रस्ट बीते एक दशक में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म वाली गवर्नेंस के कारण मजबूत हुआ है। जब देश का सामान्य नागरिक ये सोच रहा है, तब आप जैसे बिजनेस के लिए, आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए भारत से बेहतर स्थान क्या हो सकता है। साथियों, आज भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डेटा, इसके 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं। इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है। ये ताकत है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है। और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है। बीती सदी में डेवलपमेंट को मुख्यतः नेचुरल रिसोर्सेज ने गति दी थी। 21st सेंचुरी को ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन इनोवेशंस गति देने वाले हैं। इसलिए भारत अपने यूथ की स्किल्स और टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन पर बहुत फोकस कर रहा है। साथियों, भारत भविष्य की दुनिया की जरूरतों के लिए आज काम कर रहा है। हमारा मिशन एआई हो, हमारा सेमीकंडक्टर मिशन हो, मिशन क्वांटम हो, मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हो, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े मिशन हो, डिजिटल इंडिया का मिशन हो, इन सभी का लक्ष्य दुनिया के लिए बेहतरीन और विश्वसनीय समाधान देना है। आप सभी साथियों के लिए इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। साथियों, भारत हर इनोवेशन को एक शानदार प्लेटफॉर्म और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कमिटेड है। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री 4.0 के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आज भारत अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में जुटा है। रेल, रोड, एयरपोर्ट और पोर्ट में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसमें जर्मन और इंडो पैसिफिक रीजन की कंपनियों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत और जर्मनी मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले महीने ही गुजरात में जर्मनी के साथ मिलकर
चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किया गया है। ग्लोबल लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के लिए भारत जर्मनी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की जो संभावनाएं भारत ने बनाई है उसका फायदा भी आप जरूर उठाएंगे। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही समय है, सही समय है, जब भारत का डायनेमिज्म और जर्मनी का प्रिसिशन मिलता है, जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है, तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। साथियों, आप बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हैं, आपका तो मंत्र होता है व्हेन वी मीट वी मीन बिजनेस। लेकिन भारत आना सिर्फ बिजनेस ही नहीं होता, भारत के कल्चर, कुजीन और शॉपिंग को आपने समय नहीं दिया तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यू विल बी हैप्पी एंड बैक होम योर फैमिली विल बी हैप्पियर। ये कॉन्फ्रेंस और भारत में आपका स्टे दोनों मंगल हो, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Asia Pacific Conference. The synergy between our two nations and the vibrancy of it is apparent and more than ever before. And this is largely due to the energy and enthusiasm of our leaders who are meeting today for the 8th time in just the past couple of years. Germany, Italy, Indonesia, Japan, and of course, India. G7, G20, and the India-Germany government consultations. I think, Shivani, we all sense in the room at this moment what a special moment this is. A special moment during the third Asia-Pacific conference that is taking place in India by now. And at the same time, we have the intergovernmental consultations. And what we also sense this morning is how important it is to come together, to speak together, and also to exchange the view on sensitivities together. Yes, it is essential. And I think just to be together in this room, people from both countries, listening to each other, being sensitive to what is being said, and carrying through in what is being done and what can be done is the magic of the moment. And now I'd like to take this opportunity to welcome the Chancellor. Wir begrüßen Sie sehr herzlich, Herr Bundeskanzler Scholz. Wir freuen uns sehr, dass Sie nach Neu-Delhi gekommen sind. Danke. May I please request the Honorable Chancellor Scholz to come and share a few words with us, and we will leave this podium for you, Honorable Chancellor, to be able to address the audience at APK 2024. Prime Minister Modi, Ministers, Mr. Bush, distinguished friends and guests of the Asia-Pacific Conference of German Business. A few days ago, economists Darren Acemoglu, Simon Johnson, and James Robinson were awarded the so-called Nobel Prize in Economic Sciences. They received this prestigious accolade for their work on how democracies and democratic institutions spurs prosperity and economic growth.
I think it's important that they all worked on this and wrote a lot of letters and text on this question. And Simon Johnson added in a recent interview that true, genuine, inclusive democracy matters very clearly when it comes to economic success. The organizers of this year's Asia-Pacific Conference of German Business probably didn't foresee the decisions by the Royal Swedish Academy. But by inviting us to India, you had the right instinct. Today, we are meeting in the world's biggest democracy, the fastest growing major economy in the world with the most rapidly expanding renewable energy sector of any major economy. A country at the heart of the world's most dynamic region, the Asia-Pacific. In a nutshell, the Asia-Pacific Conference has come to the right place at the right time. Prime Minister Modi, thank you very much for your kind hospitality, and thanks also to our co-hosts Robert Habeck and Roland Busch, and of course to you, Minister Goyal, for organizing this conference. I mentioned this year's Nobel laureates because the message couldn't be more topical. Not only do many democracies face pressure from within, from populists and extremists who peddle simplistic solutions to highly complex problems. What also worries me is an erosion of international institutions and the rules that we have created through them. As the three Nobel Prize laureates tell us, this is not just a political problem, but also an economic one. Because a world where reliable institutions and common rules erode is a more unstable world, a less prosperous world, a poorer world. The world of the 21st century is something where progress is a question we have to work for. But in a multipolar world, there is no global policeman, no single watchdog monitoring our common rules and institutions. Each and every one of us is called upon to defend and uphold them. If Russia was to succeed with its illegal, brutal war against Ukraine, there would be repercussions far beyond Europe's borders. Such an outcome would endanger global security and prosperity as a whole. The Middle East remains another constant source of tension and a stark reminder of the human cost of division and the world's inability to reach political solutions. The Korean Peninsula, the South and East China Sea all remain flashpoints of potential conflicts, even though we all hope that these conflicts can be contained. So my first message to all of you today is this: let us do whatever we can to bring about political solutions to these conflicts, solutions that are based on international law and the principles of the UN Charter. This is not only an ethical and political obligation. It is also imperative if we want to safeguard prosperity and trade and economic cooperation. We need to match words with deeds, to visit